हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोलॉजी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, पूरा बेसिक्स मिलेगा। ओके, अगर आप MST CTE में तैयारी करें तो देखो, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से बताऊंगी। ठीक है, बस एंड तक वीडियो को देखना है। ओके, और एक और बात बोल दूँ कि हम लोग इस वीडियो में जितना होगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसलिए मैंने पार्ट 1 इसे दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले अगर आप चैप्टर खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा कि कैन यू रिकॉल। ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। तो विदाउट सीड जो हमारा प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो, आपने ना पहले पढ़ा होगा या तो नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। तो आपके बुक में ना दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ टाइप्स हैं, उनके अंदर ना आपको मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा बडिंग, कटिंग और टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये तीनों टाइप से हैं हम लोग, ये क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में से भी कोई मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। तो विदाउट सीड हम लोग इन तीनों मेथड से ही कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि आपको कि हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन नेचर। ओके, तो ये कैसे नेचर में अकर हो सकता है कि हेल्प ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गेन, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, इन सब की तरह, है ना। तो इस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या है ये हमारा जानना ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन इज़ द ability of living beings, that means organism, to give rise to young ones of their own kind। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग बींग्स है ना। चाहे आप प्लांट में देख लो या एनिमल्स में देख लो, बोथ आर सेम ही चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है ना दोनों जगह। ओके, तो अब आपकी बुक में ना दिया गया कि रिप्रोडक्शन की ना दो मैथड है जनरली। एक आपका दिया गया है असेक्सुअल और दूसरा दिया गया है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपकी बुक में सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट टाइप दिया गया है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। और नीचे जाएंगे तो आपको मतलब अगर डीप में देखा जाए तो आपकी बुक में इन तीनों के बारे में ही बताया गया, जबकि ये भी है थोड़ा थोड़ा बताया गया। ठीक है, लेकिन हम सबके बारे में जानेंगे। तो जो आपका ये है, सबसे पहले आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन और कॉर्नेटा फॉर्मेशन और गैम्यूलस फॉर्मेशन। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलो उससे पहले ये जान लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो आपकी बुक में जो दिया गया है उनको साइड करते हैं, जो नॉर्मल डेफिनेशन है मैं वो बताती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल, ये तो समझ में आ गया है ना। तो अब इसकी जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले जो आपको दिया है कि फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखो, स्पाइरोगायरा है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है ये कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स कैन डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि जो स्पाइरोगैरा का अगर रिप्रोडक्शन देखोगे तो उसके अंदर वो आपको दिखाएगा कि कैसे वो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो क्योंकि स्पाइरोगैरा क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स है वो ब्रेक होते हैं, और सारे जो ब्रेक के जो हुए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक अलग फ्रेगमेंट्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, यानी कि स्पाइरोगैरा में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग मेथड। तो इसमें ये क्या आता है कि इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन वन और मोर आउटग्रोथ, that means buds are formed on parent cell. These buds on separation develop into new individuals। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ईस्ट में।
ईस्ट ये आपका बहुत पुराना एग्जाम्पल है जहाँ आपने देखा ये मेथड बडिंग का। क्या होगा, आपने देखा है कि कुछ इस तरीके से उसके बर्ड से फैले हुए होते हैं ना ईस्ट के। तो ये सारे जो है ना ये क्या होंगे, इसी तरह से यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर इस तरीके से आते हैं इन लोग। ओके, तो यीस्ट का ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड वन आपकी बुक में दिया गया कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो क्लामाइडोमोनास में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी डेफिनेशंस क्या है कि इट अकर्स इन क्लामाइडोमोनास इन दिस फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड विच ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, देन आता है आपका बाइनरी फिशन। ये क्या बोलते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू इक्वल सेल दैट गिव्स राइज टू टू न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ ये भी आपको एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगायरा, वहाँ देखने को मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ स्पाइरोगायरा में नहीं, ये है ना आपको अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अमीबा और पैरामीशियम में। उसके बाद आता है आपका कॉनिडा फॉर्मेशन। ये क्या बोलता है कि फंगे प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड कॉनिडा। ये आपको पेनिसिलियम में देखने को मिल जाएगा। और गैम्यूलस फॉर्मेशन, गैम्यूलस आर इंटरनल बर्ड्स फाउंड इन स्पॉन्जेस एंड आर इन्वॉल्व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पॉन्जेस में ही आपको देखने को मिलेगा गैम्यूलस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स थे कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, कॉनिडा फॉर्मेशन और गैम्यूलस फॉर्मेशन। इन तरीक़ों से आप हो सकता है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही ये होता है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये इस तरीके से होगा। एंड देन आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ बीच में कुछ और याद दिलाना चाहूँगी आप लोग को कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और एक और बात मैंने शुरुआत में बोलना भूल गई थी कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हो या पढ़ने के लिए, तो साथ में बुक जो बायोलॉजी की है आपकी वो और पेंसिल लेके बैठा कीजिए। ठीक है, या तो आपकी जो नोटबुक है, नोट्स बनाते हो जिसमें, वो लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, वो आपको हेल्प भी होगी और आप नोट्स भी बना लोगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जब भी एग्ज़ाम के लिए आप रिवीजन के लिए यूज़ करना चाहे तो कर लेंगे ईजीली। ठीक है, तो एक और आता है हमें क्वेश्चन क्या है कि कैन यू रिकॉल द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। शुरुआत में मैंने आपको याद दिलाया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड है जिसके ज़रिए हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो अब ये देखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। क्या बोलते हैं कि plants reproduce asexually through their vegetative parts, hence the new plants formed are genetically and identical to their parents। बिल्कुल देखो, ये जेनेटिकली आइडेंटिकली दिखेंगे ना पहले वाले की तरीके से, लेकिन इनका मेथड अलग अलग हो सकता है ना। एक कटिंग हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकता है और टिश्यू कल्चर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि ये अपने वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे रूट का दिया गया कि स्वीट पोटैटो जो है वो करता है। ठीक है, एस्पैरागस का दिया गया है, डहलिया का दिया गया है, और लीफ के ज़रिए हो सकता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, कैलेंचोई, और स्टेम के ज़रिए राइजोम है, टर्मिक। ठीक है, ओके, और आगे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर इन नेचर, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे ना हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक कटिंग का जो मेथड है वो कैसे होगा। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि रूट के ज़रिए स्वीट पोटैटो करता है। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, कटिंग का मेथड कैसे होगा, तो द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट, एनी बोले यानी कि कोई भी एक पार्ट कट करके लेंगे। ठीक है, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो और लीफ हो या बर्ड्स हो। ठीक है, वो हो गया। एंड यहाँ पे बोला गया कि प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज़ यूज फॉर प्रोपगेशन, यानी कोई भी एक पार्ट को हम कट करके उसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपने रोज़ का देखा है ना प्लांट, उसे क्या करते हैं हम लोग, उसकी कहीं से भी बर्ड यानी कि स्टेम को काट देते हैं या तो उसके बर्ड को काट देते हैं, है ना, और उसे हम जाकर अच्छी सी जगह पे लगा देते हैं, तो रोज़ का पौधा जो है वो आ जाता है निकल के, है ना, और बाद में हम उस रोज़ को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कटिंग का मेथड हो गया। ग्राफ्टिंग का क्या बोला गया कि इन दिस पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड सच अ वे दैट दे ग्रो एज अ वन प्लांट।
A part of the rooted plant on which grafting is done is called a stalk, while the part which is inside of a stalk is called scion. Bud is also called bud grafting, in which single bud is a scion. Grafting is done in plant like apple, rose, pear, etc. तो इसमें कैसा होगा देखो बताती हूँ. जैसे एक प्लांट हो गया हमारा, जो है ये हमारा एक प्लांट हो गया. ठीक है, इसे और डार्क कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा एक प्लांट हो गया. इसे हमने बीच से कट कर दिया. ठीक है, कलर ये नहीं चेंज हो रहा है, जाने दो. ठीक है, हमने उसे एक इधर हो गया, एक इधर है, तो कट किया, अलग अलग हो गया. अब दोनों को बीच में से ना टाई कर देंगे. ठीक है, तो ये जब ये एक दूसरे से बॉन्ड हो जाएगा ना, तब इसे मिट्टी में जब हम डाल देंगे तो ये होगा, इस मेथड को हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग का मेथड. ठीक है, यानी कि दो प्लांट को एक साथ ज्वाइन करके किया जाता है. एंड टिश्यू कल्चर आता है लास्ट वाला. टिश्यू कल्चर क्या बोलता है कि दिस इज़ द मेथड इन विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू इज टेकन फ्रॉम शूट टिप्स or other suitable part of the parent plant and grown on a culture medium under respective condition to give many plantlets. Micropropagation method is also used nowadays. यानी कि जो ये है, यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन भी, ओ शिट माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो भी तो यही हो गया ना, जो टिश्यू कल्चर है मेथड है. इसमें क्या होगा कि प्लांट का जो टिश्यू होता है ना, उसको लेंगे अलग से और मिट्टी में, यानी कि जो नॉर्मल आपने देखा होगा इस तरीके से कि ये है कुछ एक प्लेट्स जैसा लिया गया है, प्लांटलेट्स उसको बोल सकते हैं. उसके अंदर टिश्यू को डाल दिया गया है. ऑलरेडी उसके अंदर मिट्टी रहती है. उसके बाद टिश्यू को डाला जाता है, फिर वो मेथड यूज़ करके प्लांट उगाया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया टिश्यू कल्चर का मेथड. ओके, तो ये तीनों मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. ये तीन है. ओके, तो ध्यान देना. और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे देखो माइक्रो प्रोपगेशन जो बोला गया, जो माइक्रो प्रोपगेशन है वही टिश्यू कल्चर है. ठीक है, यहाँ पे खाली नाम बताया गया कि माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड नाउ डेज, यानी कि जो मेथड ये है वही मेथड ये भी है. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उससे पहले ना यहाँ कुछ आपको दिए गए हैं, उससे पढ़ लो. ऑर्गन, पार्ट और नेम ऑफ द प्लांट. ऑर्गन में क्या आ जाएगा, ट्यूबर. पार्ट कौन सा, स्टेम है. और नेम ऑफ द प्लांट कौन बनेगा, पोटैटो का. ठीक है, ऑर्गन राइजोम है. पार्ट कौन सा, स्टेम है. और फिर कौन सा बनेगा प्लांट, जिंजर. नेपिफॉर्म, रूट, बीट बनेगा. फिर स्टॉलन से स्टेम, मेंथा. ठीक है, ये फ्लावर इस प्लांट का नाम है. लीफ बर्ड ऑर्गन रहेगा, और पार्ट कौन सा है, लीफ है. और नेम ऑफ द प्लांट कौन है, ब्रायोफाइलम है. बल्बिल ऑर्गन है, पार्ट है फ्लोरल बर्ड्स, और बनेगा कौन सा, अगेव. ऑर्गन रनर है, और पार्ट स्टेम है. और नेम ऑफ द प्लांट कौन है, लॉन ग्रास. बल्ब दिया गया है ऑर्गन, और पार्ट दिया गया है स्टेम, और यहाँ पे दिया गया है ओनियन का प्लांट होगा. ठीक है, सो ये हो गया कुछ ऑर्गन, प्लांट्स और पार्ट के नाम दिए गए थे. ऑलरेडी हमें ना चैप्टर नंबर 1 के ना आई थिंक पेज नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, उस पर दिया गया हुआ है कि है ना, ऐसा बताने के लिए हमको, तो मैंने भी बता दिया आप लोग को कि कुछ हो जाएगा हेल्प. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. अब देखो दो मेथड होता है, और शुरुआत में ही बोल दे कि रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हो जाते हैं, 2 मेथड. एक होता है असेक्सुअल, तो उसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट आता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, क्या बोला है कि इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट और सेक्स. ठीक है, SEX से वो 6 लिख दिया, सॉरी. क्या सेक्स, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए सॉरी. ठीक है, पहले ही बोल दूँ, कोई कमेंट नहीं करना इस बात पर. ओके, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि नॉर्मली हम लोग फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना है ना. असेक्सुअल में क्या रहता है, फिजिकल, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, राइट. और यहाँ 2 चीज़ों का विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, ऐसा बताया गया है ना. तो ये तो बता दिए कि फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्सुअल उसको बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 मेजर इवेंट्स, मियोसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके, ये 2 चीज़ बहुत मेजर है इसके अंदर.
थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स उसे क्या कहेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फिर रिजल्ट हमें जाइगोट फॉर्मेशन में मिलेगा एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस इसका होगा। ओके, चौथा पॉइंट कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, पांचवा पॉइंट कहते हैं कि वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। ओके, सिक्स्थ पॉइंट कहते हैं कि सिक्वेंशियल इवेंट दैट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। यहाँ पे बोला गया है कुछ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो ऑलरेडी आपको इधर दिया गया है, बट इतना समझो, ठीक है। ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बताए गए हैं, यहाँ पे बहुत ही मेजर पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। तो इन सबको नोट करके रखो एंड देन नेक्स्ट पे आओ। आपकी बुक में ये दिया गया है एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, इसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना इसके बारे में तो आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। तो ये नाम याद रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है और कौन सी चीज़ क्या है, तो याद रहेगा तो आपको समझने में भी ईजी होगा, ठीक है। इसलिए ही मैंने इसको लिया है स्लाइड के अंदर। ओके, तो क्या बोला है कि लेबल द पार्ट ऑफ द गिवन फ्लावर, है ना, जो भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा एंथर, ये फिलामेंट है, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। चलो नेमिंग भी हमने इसको कर दिया, और ये पार्ट के नेम प्लीज़ याद रखो, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला 3 स्टेजेस रहते हैं ना। पहला प्री फर्टिलाइजेशन रहता है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि द प्रोसेस दैट अकर्स बिफोर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि ये कब होगा, फ्यूजन ऑफ मैथड से पहले, यानी कि वो प्री फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। देन सेकेंड स्टेज क्या है, स्टेज है हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम नॉर्मल कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स या 6 सेल्स, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। एंड देन थर्ड आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि इवेंट रिफर टू ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट दैट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नॉर्मली याद रखने के लिए करो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। इतना याद भी रखे तब भी सही है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि ये तीनों स्टेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का। एंथर क्या बोला गया, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कि एंथर इज अपर सेक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमेन। An immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by a single layered epidermis। यहाँ देख लो सिंगल लेयर्ड इसको सराउंडेड है इसके, ठीक है। तीसरा है एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब्स डाइथिकॉस, समटाइम एंथर कंसिस्ट ऑफ 1 लोब मोनोथिकॉस। ओके, चौथा पॉइंट है कि इन डाइथिकॉस एंथर 4 pollen sac आर प्रेजेंट, हैंस कॉल्ड एट टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 है इसीलिए टेट्रा बोला गया है। नंबर 5, ईच मोनोथिकॉस एंथर कंटेंट्स ऑफ 2 pollen sac। ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये कैसे कैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे 4 स्पोरेंजिएट बोला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है स्पोरेंज टिश्यू यहाँ पे आपको दिखाए गए, यानी कि 1 2 3 4, इसीलिए यह टेट्रास्पोरेंजिएट है। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ पे बोला गया है कि एंथर कंसिस्ट 2 एंथर लोब्स, तो 2 रहेंगे, 2 लोब्स रहेंगे तो डाइथिकॉस बोलेंगे, और 1 रहा तो हम लोग मोनोथिकॉस बोलेंगे। और सिंगल लेयर जो है यहाँ पे दिखाया गया कि एपिडर्मिस है इसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया एंथर का। अब देखते हैं टीएस ऑफ एंथर क्या है, ठीक है। टीएस ऑफ एंथर क्या दिया गया, इसमें दिया गया स्पोरोजेनस टिश्यू सबसे पहले। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये दिखाया गया कि स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो क्या बोला है कि सम हाइपोडर्मल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू एन inner is sporogenous cell and outer primary parental cell. Sporogenous cells form sporogenous tissue. Each cells of sporogenous tissue is capable of giving rise to a micropyle tetrad.
टेट्राड अब भी हमने पढ़ा कि 4 रहा, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं टेट्रास्पोरोजेनेट। इसीलिए 4 है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे भी टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्कोप टेट्राड। क्या बोला गया है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे, ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है किससे, आर्चिपेरस सेल से, जो डिवाइडेड हुआ है इनर स्पोरोजेनस सेल और आउटर प्राइमरी पार्शियल सेल से। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल ही फॉर्म बना है किसमें, स्पोरोजेनस टिश्यू में फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। एंड बोला है कि जो ईच सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का है वो कैपेबल है राइज टू माइक्रोटेट्राड, माइक्रोस्कोप टेट्राइड में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंथर वॉल। ठीक है, एंथर वॉल क्या है, एंथर वॉल के अंदर ही ये सब जो दिखाया गया ना, ये एंथर वॉल ही है। एंथर वॉल के ही ये टाइप है, मिडल लेयर कौन सा है, एंडोथीशियम क्या है, टैप्टम क्या है, ठीक है, ये एपिडर्मिस क्या है, ये सब एंथर वॉल के ही ये है, बोल सकते हैं हम लोग लेयर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मेन पॉइंट पढ़ते हैं एंथर वॉल क्या है। तो एंथर वॉल है हमारा पैरेंटल cell undergoes division to form anther wall layers. The anther wall is divided into 4 layers as follows. यानी कि जो पैरेंटल सेल है undergoes division to form anther wall layers, वही anther wall layers है हमारा। ठीक है, ये 4 इसमें डिवाइडेड है। पहला आपका एपिडर्मिस है, दूसरा आपका एंडोथीशियम है, तीसरा आपका मिडल लेयर है और चौथा आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, तो ये 4 है और टैप्टम भी है, सॉरी, मिडल लेयर के बाद टैप्टम भी आपको दिया गया है। स्पोरोजेनस टिश्यू ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। देखो 4 कौन कौन से, पहला तो एपिडर्मिस है, दूसरा आपका एंडोथीशियम है, तीसरा मिडल लेयर है और चौथा आपका टैप्टम है। ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस को पढ़ते हैं। एपिडर्मिस क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ मोस्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड ऑफ द ट्यूबुलर फ्लैटेंडल सेल है। तो देखो ये सबसे, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये फर्स्ट लेयर जो यहाँ पे दिख रहा है एकदम, ये जो है ये वो ये फर्स्ट लेयर, इसीलिए बोला कि आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, और सेकेंड बोला गया एंडोथीशियम के बारे में कि इट इज़ द सब एपिडर्मल सेल, यानी कि जैसे ही एपिडर्मिस का फर्स्ट सेल ख़त्म होता है उसी तरह जो सेकेंड दिया गया है आपको, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद वाला ही है, फर्स्ट के बाद सेकेंड वाला जो दिख रहा है यही है हमारा। ठीक है, ये आ नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ मैं देखती हूँ कहीं ये हो जाए इससे। ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसके बाद ही जो है ये दिया गया है ये वाला। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे जहाँ से क्रॉस हो रही है एरो, वो एंडोथीशियम के बारे में दिखाया गया और बोल रहा है कि जैसे ही एपिडर्मल ख़त्म हो रहा है उसी तरह रेडियली अगर देखोगे तो इलोंगेटेड सेल है विद फिब्रस थिकिंग, एकदम फिब्रस एकदम थिकिंग दिख रहा है ना। तो वो बोला गया है एपिडर्मिस के जो बाद वाला ये सेल है उसको यहाँ पे एंडोथीशियम बोला गया है। ओके, सो ये हो गया। एंड तीसरा आपका दिया गया मिडल लेयर। मिडल लेयर से समझ में आ रहा है कि ये इनर टू एंडोथीशियम होगा, यानी कि इनर टू एंडोथीशियम इज मिडल लेयर मेड अप थिन वॉल्ड 1 to 2 लेयर विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। जो हमारा एंथर है वो इनमें भी मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योर बोल सकते हैं हम लोग हैं, क्योंकि देखो इनर टू बोला है सब एपिडर्मिल है। देखो अंदर जब जाएंगे तो एपिडर्मिस मिलेगा हमें, फिर उसके बाद हमें एंडोथीशियम मिला है, उसके बाद हमें कौन मिलेगा, हमारा मिडल लेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि मेड ऑफ थिन वॉल्ड, एकदम 1 से 2 लेयर्ड ही होंगे वहाँ प्रेजेंट। चौथा आता है आपका टेप्टम, इट इज़ द इनर मोस्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है और टैप्टम हमारा इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट नरेटिव लेयर एंथर वॉल, इट इमिडिएटली इनक्लोजेस टू स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, MMC है। ठीक है, टैप्टम देखो, टैप्टम का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको, तो ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसको करेगा। ठीक है, डेवलप जब होता है ना हमारा पॉलन ग्रेन, तो टैप्टम का काम होता है उसको नरिशमेंट सप्लाई करना। ठीक है, तो ये एंथर के जो ये TS है वो देख लिया हम लोगों ने। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो आगे टॉपिक आपको दिया गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो बोल सकते हैं हम लोग
It is a process in which microspore mother cells divide mitotically to form tetrad of haploid microspores pollen grain। यानी कि pollen grain जो है हमारा माइटोकली डिवीजन होगा और टेट्राड मिलेगा, यानी कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है। और ये है आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मेल में मिलेगा। ठीक है, फीमेल में नहीं, आपको मेल में मिलेगा। ओके, तो आता है अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर क्या है वो देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। बोला गया है पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेल्यूलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ यूनिसेलुलर, उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और वो नॉन मोटाइल यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ सराउंडेड बाय 2 लेयर वॉल सेल स्पोरोडम। वो 2 लेयर सेल से सराउंडेड है उसके, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोडम। ठीक है, तीसरा आता है आपका पॉइंट, द आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन एंड द इनर वॉल कॉल्ड इंटाइन। यानी इसकी जो अंदर वाली सेल है उसे हम एक्साइन कहते हैं, और बाहर वाली जो है उसे हम कहते हैं आउटर वाले को हम लोग कहते हैं एक्साइन और अंदर वाले को कहते हैं इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन के आपको कुछ पॉइंट बताया गया यहाँ पे। पहला है कि द एक्साइन इज थिक एंड मेड अप कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। यानी कि जो आपका एक्साइन एकदम थिक है, ठीक है, और वो मेड अप एकदम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसीलिए उसे यहाँ पे बोला गया कि स्पोरोपोलिनिन से बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इट मे बी स्मूथ और विद स्कल्पचर्ड पैटर्न, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी स्पीशीज़ है देखोगे तो वो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तीसरा बोला है कि इट इज़ रेसिस्टेंट टू केमिकल्स। एंड फोर्थ बोला गया कि एट सम प्लेस एक्साइन इज़ वेरी थिन शोइंग थिन एड्रेस नो एज अ जम्पोर। यानी कि क्या बोला गया शुरुआत में कि जो हमारा एक्साइन है वो थिक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपना नेचर थिन दिखाता है। ठीक है, इसीलिए उस एरिया को हम जम्पोर्स के ज़रिए भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि जम्पोर्स आर मींट फॉर द ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि जो हमारा जम्पोर्स है, यानी कि जो ग्रोथ हो रहा है एमर्जिंग, यानी कि न्यू वाला जो पॉलन ट्यूब है, अकॉर्डिंग टू उस जर्मिनेशन को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इंटाइन भी इसके पार्ट, इसका भी लेयर है ना। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि इनर वाला जो रहेगा वो हमारा इंटाइन है और बाहर वाला एक्साइन है। ठीक है, तो इंटाइन क्या कहते हैं कि द इनर वॉल लेयर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। बस इतना ही बोला गया है। तो याद रखना कि इसकी जो 2 लेयर है, तो इनर वाले को हम लोग आई से इन और आई से इनर, इसीलिए इंटाइन। आउटर का ओ से आता है, इसीलिए वो अलग हो गया एक। ठीक है, जो एक्स है वो बाहर हो गई, यानी कि जो आपकी एक्स है वो बाहर हो गई। ठीक है, और जो आपकी करंट है अभी वो इंटाइन है। ठीक है, आई से इंटाइन याद रखो, आई से इनर एंड आई से इंटाइन, और जो एक्स है वो चली गई, वो एक्स से यानी कि बाहर है। ठीक है, आउटर मोस्ट एक्साइन। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब कैसे होगा चलो देख लो। पहला पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन, और या जो आपका ये दिया गया है कि माइक्रोस्पोर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। सेकेंड पॉइंट आपको बोला गया है कि इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेक्ड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन बॉल जेनरेटिव सेल। तीसरा पॉइंट है द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। द जेनेटिक सेल फ्लोट्स in the cytoplasm of vegetative cell. The second mitotic division is concerned with generative cell only and gives rise to non-motile male gametes. The mitotic division of generative cell takes place either in pollen grain in the pollen tube. यहाँ पे pollen tube आप देख सकते हो। सातवां पॉइंट है द pollen grain are shared
from the anther at this two-celled stage in the most of angiosperm. ओके ओके, तो जो दो लेयर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंटाइन और एक्साइन, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वहाँ पे इंटाइन अंदर वाला, बाहर वाला एक्साइन, और जो ये है वो आपका साइटोप्लाज्म है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये इधर वाला जेनरेटिव सेल है। ओके, फिर आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जर्म पोर, फिर जेनरेटिव सेल आपको साथ में देखने को मिलेगा ही। फिर यहाँ आ जाओ, ये आपको कुछ डिफाइन नहीं किया है। उसके बाद अगर आप और आगे आओगे तो आपको मिल जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दो है एक साथ दिए कि वो मेल गैमेट्स दिखाए गए हैं। फिर आपको उसके बाद आओगे तो पॉलन ट्यूब दिखेगा, पॉलन ट्यूब के इधर आपको यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस दिखेगा और मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ और बोलूँगी। देखो, हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे, तो उसके बारे में ना कुछ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसका एक कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। जैसे नॉर्मल है, कोई भी चीज़ है उसका एक हार्मफुल भी रहता है और एक उसका बेनिफिट्स भी रहता है ना। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है पॉलन ग्रेन का? तो पहला, अगर हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे तो आप लिख सकते हो कि pollen grain of many species serve allergies and bronchial affection leading to chronic respiratory disorder like asthma and bronchitis, ठीक है। ये pollen grain का इफेक्ट है। एंड सेकेंड इफेक्ट आप क्या लिख सकते हो कि पार्थीनियम यानी कि कैरोट ग्रास कॉसेज पॉलन एलर्जी, ठीक है। अब देखो, हार्मफुल दो बताया है मैंने, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट लिखोगे आप लोग पॉलन ग्रेन का, पहला लिखेंगे हम लोग कि रिच इज न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। एंड तीसरी पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि a large number of pollen products in the form of syrup and tablets are available in the market in western countries. Okay, नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे कि pollen consumptions enhance the performance of athletes and race horse, ठीक है। तो ये कुछ हार्मफुल और बेनिफिट्स है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पैन जो नोटबुक लेके बैठा करो, दोनों ही एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि ना हमें कुछ भरोसा नहीं है ना, बोर्ड वाला कब हमसे क्या पूछ ले, तो क्यों ना हम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए। ओके, तो ये आपका हार्मफुल और बेनिफिट्स कुछ था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया। चलो, इसे जो बोला है उसको अगर जिसने नहीं सुना है तो बैक कर करके वापस सुन लेना, ठीक है। एक बारी हट जा, जल्दी से क्लीन कर दूँ मैं। ओके, चलो और पीछे आ जाते हैं हम लोग। फिर आता है आपका, हाँ, अब हम लोग अभी तक तो हम लोग मेल के बारे में पढ़ रहे थे, अब आते हैं फीमेल के ऊपर, ठीक है। चलो, यहाँ पे बोला है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कौन सा है? गाइनोशियम है। अच्छा, गाइनोशियम फीमेल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव है, तो मेल का क्या होगा? तो मेल का अगर किसी को पता है, मेरे बताने से पहले तो चार्ट स्क्रीन में लिख के बताओ क्या है। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंड्रोशियम, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पे गाइनोशियम को बताया गया ऑलरेडी। इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल या मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं इसे। फ्लावर इन विच गाइनोशियम पॉजेस मैनी फ्री कार्पेल्स इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। एग्जाम्पल आपको दिया गया यहाँ पे मिचेलिया का, ठीक है। फोर्थ है फ्लावर इन विच गाइनोशियम पॉजेस मैनी फ्यूज्ड कार्पेल्स इज कॉल्ड एज सीनोकार्पस। एग्जाम्पल आपको ब्रिंजल का दिया गया है, बैंगन का, ठीक है। पांचवा है ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल, क्या कहलाएगा? सिंगल है तो यूनी ओव्यूलेट, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है पैडी वीट और मैंगो का, ओके। और ओवरी विथ मैनी ओव्यूल मल्टी ओव्यूलेट क्या कहलाएगा? टोमेटो एंड लेडीज फिंगर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अगर मैनी है तो मल्टी, अगर सिंगल है तो यूनी,
याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का देखते हैं हम लोग। एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन डैश एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ऑप्शंस दे सकता है, तो आप क्या टिक करोगे? एंजियोस्पर्म। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला आपको दिया गया यहाँ पे फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिक्यूलस बोल सकते हैं उसे, या स्टॉक बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी, ovule is attached to the placenta by a small stalk called funicle। यहाँ देख सकते हो आप, फ्यूनिकल का दिखाया गया है ऑलरेडी। ओके, एंड और पीछे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है हिलम के बारे में। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हिलम। ये देखो यहाँ देख सकते हैं, ये तो यहाँ से ये प्लासेंटा से अटैच हो रहा है, लेकिन हिलम अगर इधर देखेंगे तो ये अटैचमेंट है किसका? फ्यूनिकल टू मेन बॉडी का, है ना, उसे हिलम ही बोलते हैं। उसको कहते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है हमारा? द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्चिमेटोस टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस का आपको यहाँ बताया गया है। एंड उसके बाद आता है आपका इंटीगमेंट। न्यूसेलस इज यूजुअली सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटीगमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटीगमेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे दो बताया गया, दोनों ही दिखाया गया यहाँ पे कि ये आउटर है और ये इनर है। ओके, सो ये हो गया। एंड और इधर आएंगे तो आता है आपका माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है कि अ नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एट एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट्स प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिक्यूलस यानी कि फनिकल, जो यहाँ आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है ना, माइक्रोपाइल। ये देखो यहाँ देखो ओपनिंग दिखाया। नेक्स्ट आता है आपका चलाजा। चलाजा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। चला इज द बेस ऑफ ओव्यूल इज डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल। देखो माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट है ना, ये इधर से और ये इधर से, इसीलिए बोला है कि डायरेक्टली अपोजिट है किसके? चलाजा का, माइक्रोपाइल, है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या है कि एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। ये देखो क्या बोला कि मल्टी सेल्यूलर, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे मेल के बारे में वो क्या बोला था? वो यूनिसेल्यूलर है ना। ओके, तो जो अभी मैंने बोला उसमें सचमुच कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ हो सकता है कि यूनिसेल्यूलर है। ऐसा कुछ नहीं, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है ना, और उसके अंदर वो मल्टी सेल्यूलर ही होता है। ओके, तो बैक करके पीछे जाकर सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो बोल रही वही है। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गैमेटोफाइट रहता है और इज ओवल मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहता है इसका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल हमने देख लिया। अब आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर सेल एमएमसी बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्चुअली एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है, ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिख दिया हुआ है, तो इसे ना आप याद रखना, ये क्या है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, चलो इसका देख लेते हैं क्या है कि द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल। इज इट मेगास्पोर? Upper three megaspore degenerate and lowest one degenerate center of nucleus remains functional. It acts the first cell of female gametes. The functional megaspore undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at the pole and fifth one nucleus from each pole migrates towards to the center are called polar nuclei. 3 nucleus downward micropilar and constitute egg apparatus. Egg apparatus
consists of large central haploid axil and two supporting haploid synergid cell. Synergid cell shows hair-like projections called filiform apparatus which guide the pollen tube towards the egg. Antipodal cells are grouping of three cells present at the chalazal end. The two haploid polar nuclei of large center cell fuse to form diploid secondary nucleus of definite nucleus just prior to fertilization. This 7 called an 8 nucleated structure is called embryo sac. Since embryo sac developed from a single megaspore, it is described as monosporic development. And in angiosperm डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स, एक्चुअली ना ये मोनोस्पोरस होगा यहाँ पे, ठीक है, मोनो MONO मोनो SPORUS होगा, ओके, होना चाहिए तो यही, हाँ ये आंसर राइट है। यहाँ पे जो ये मोनोस्पोरिक लिखा है ना मैंने, वो एक्चुअली है मोनोस्पोरिक, हाँ, यानी कि स्पेलिंग आएगा MNO मोनो SPORIC, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13वां, इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, इज इट विद इन द मेगास्पोर। एंड 14वां क्वेश्चन ये है, पॉइंट है आपका कि फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस एंडोस्पोरिक, इज कॉन्सुलेट इन द ओव्यूल इनक्लोज्ड बाय ओवरी। ओके, तो यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे आप सबसे पहले, ये सब तो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वही स्ट्रक्चर का, जो इतना लंबा चौड़ा भाषण है, यहाँ देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो मैं बड़ी सी फ़ोटो लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले मेगा मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड, जो कि मियोसिस डिवीज़न होगा तो 4 फॉर्म्ड होगा, जिसको हैप्लॉइड बोला गया है, ठीक है, मेगास्पोर। फिर ये आगे जाएगा तो ये क्या बनेगा, मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड का, ठीक है, डीजेनरेटेड सेल भी बोला गया है इसको। फिर आगे जाएगा तो ये ग्रोथ ऑफ नरिश्ड बाय न्यूक्लियस दिखाएगा। फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल तो 2 बनेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड माइटोटिक में ये 4 बनेंगे, एंड थर्ड में आप देखोगे तो 3 आपको एंटीपोडल सेल मिलेगा, 2 आपको 2 पोलार न्यूक्लियाई दिखेगा, और फिर आपको एक इधर पे फीमेल गैमेटोफाइट दिखेगा, और 2 आपका सिनर्जिड सेल रहेगा। तो टोटल करो कितना हुआ, 3 2 5 6 6 2 8 हो गए टोटल, है ना। एंड फिर आगे आप जाओगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा तो क्या बन के निकलेगा, हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 फॉर डिप्लॉइड, यानी कि मेरी गिनती मिस्टेक हो गई है ना, यानी कि 8 नहीं बल्कि 7 ही है ना। तो 7 जो रहेगा हमारा, तो यहाँ पे देख लो आप लोग कि जो 7 है हमारे, टोटल 6 क्या है हमारा हैप्लॉइड है और एक हमारा डिप्लॉइड है, ठीक है। तो टोटल 7 न्यूक्लियाई निकल के आएंगे हम इसमें से यहाँ, तो जस्ट बिफोर का फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का दिखाया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो एक बात, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है पॉलिनेशन, ठीक है। बट पॉलिनेशन से पहले ना हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे। सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है कि आपको एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है कि मेच्योर एम्ब्रोसेक में कितने हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 6 हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं एक एम्ब्रियोसेक, मेच्योर एम्ब्रियोसेक में। क्यों, क्योंकि 3 एंटीपोडल रहता है, 2 सिनर्जिड रहता है और एक सेल हमारा एक एक्सेल रहता है, तीनों को टोटल करो 6, यानी कि 6 हमारा हैप्लॉइड रहता है और एक हमारा डिप्लॉइड रहता है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, एंड एक कुछ और क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus, तो फिलीफॉर्म जो apparatus उसका क्या फंक्शन है, तो क्या बोल सकते हो, क्योंकि फिलीफॉर्म apparatus जो है जो गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब डाउनवर्ड्स द एग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके
चलो हाँ, हमने दो चीज़ पढ़े थे। एक पढ़ा था एक मिनट, हाँ क्या एक मिनट एक हमने पढ़ा था हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, एक ये पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा चलो, अभी इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो एक मिनट, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा समथिंग। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम लोग ये देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो सकता है। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट इसका और लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि माइक्रोस्पोर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, ये याद रखना, माइक्रोस्पोर किधर होता है? मेल गैमेटोफाइट में होता है, जबकि मेगास्पोर जो है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर की, पॉलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथरलूप्स, है ना, अकर्स इन पॉलन सैक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथरलूप्स, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या है, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस। देखो, दोनों ही मियोसिस से हो रहे हैं, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा ये है? इसमें माइक्रो कर रहा है और इसमें मेगा कर रहा है ना, मेगास्पोर। इसमें और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मेगास्पोर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि माइक्रो वाला हमारा मेल में रहता है और जो हमारा मेगा वाला है वो हमारा फीमेल में रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। इसमें और क्या हम लोग बता सकते हैं कि ये अकर्स होता है न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल में, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच के अंदर कि माइक्रो और मेगा में क्या डिफरेंट है। ओके, तो ये भी बेसिक था एक तरीके से, ये भी ख़त्म होता है। ओके, चलो ये हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अभी मैंने जो दोनों डिफ्रेंशिएट किया है ये और ये, तो इसमें दो एक चीज़ कॉमन क्या था, यानी कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो सकता है? तो अभी मैंने बोला कि दोनों ही मियोसिस के ही लिए हो रहे, है ना, मियोसिस। तो ये याद रखना, मियोसिस ही डिवीजन हो रहा है दोनों के अंदर, चाहे माइक्रो हो या मेगा हो। ओके, सो ये हो गया। चलिए, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। तो आई थिंक पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट रहेगा, पार्ट 2, उसके अंदर ही पूरा कवर करेंगे, ठीक है, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको जितना बेसिक हो उतना बेसिक से बताने की कोशिश की, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप चैट सेक्शन में लिख लीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो होप आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 12th बोर्ड एग्जाम की, एमएसटी सिटी की, अगर नीट के स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो ऐसे स्लाइड्स हैं ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं आप लोग के लिए सिर्फ, ठीक है। तो जब जिस दिन भी हमारा वीडियो का एंड का जो लास्ट पार्ट रहेगा ना, उस दिन आपको PDF प्रोवाइड मिल जाएगा इस चीज़ का। सो वेट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपके हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। बाय एंड टेक केयर।